दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में 29 प्रत्याशियों के नाम हैं। इन प्रत्याशियों में वो लोग भी शामिल हैं जिनके लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट कटे थे, मौजूदा सांसद थे, उनके टिकट कटे थे, लेकिन इस बार उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। किस कैंडिडेट को कहां से टिकट मिला है वो भी बताएंगे और जिस सीट पर उन्हें टिकट मिला है उसके क्या मायने हैं और कैसी अब फाइट होने वाली है आपको वो भी बताएंगे। आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर पहले ही सभी अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस दो लिस्ट जारी हुई है, एक 21 कैंडिडेट की, एक 26 कैंडिडेट की, और अभी तक जब बीजेपी की ये पहली लिस्ट है। विपिन जी, लिस्ट में जरा बड़े नाम बताइए सबसे पहले। बड़े नाम से पहले मैं बता दूं कि सबसे आखिर में जो पहली लिस्ट आई है वो बीजेपी की आई है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने तो पूरी ही लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 50% के आसपास उनके टिकट भी बढ़ चुके हैं। तो बीजेपी की जो लिस्ट देर होने के पीछे एक वजह कहीं ना कहीं ये थी कि एक माहौल बनाया जाए प्रदेश में कि किस तरीके से वापसी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए कल पीएम की रैली होती है, उसमें पीएम साहब अनाउंसमेंट्स करते हैं बहुत सारे, और एक कैंपेन चलाया जाता है जिसमें शीश महल वाली बात हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। और बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी थी क्योंकि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत सारे दल बदले गए हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी और कांग्रेस में चले गए, बीजेपी के कई नेता कांग्रेस और आप में ना जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए कि अपनी लिस्ट देर में अगर जारी होगी, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस ने 50% कर दिए। तो अगर हमारा कोई भी नेता जिस सीट पर हमें एंटी इनकम्बेंसी का डर है या जिस सीट पर हमें ये डर है कि वहाँ पर हम चुनाव हार सकते हैं, या सर्वे जो इंटरनल सर्वे पार्टीज़ के होते हैं उसमें रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही, तो कैंडिडेट को अगर बदलना है तो अगर वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में जाता है तो वहाँ हमारे कुछ वोट्स का नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि इस बार हम जो लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देर से अनाउंस करेंगे, लिस्ट में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। जबकि जो ये नाम पहली लिस्ट में सामने आए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन नामों पर लगभग 15 दिन पहले ही मुहर लग चुकी थी कि ये नाम सामने आएंगे, और ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी संशय में नहीं थी कि यहाँ से किसको उम्मीदवार बनाना है। बताते चलिए, नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसे उतारा गया है? बिल्कुल, मुरारी जी मेरे साथ बैठे हैं जो नई दिल्ली के जानकार भी है। वैसे मैं पहले बता दूं, प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा उनके बेटे, बीजेपी के दिल्ली से सांसद भी मोदी सरकार में ही जीत कर आए। 14 में चुने गए, फिर 19 में चुने गए दिल्ली से, लेकिन फिर 24 में इनका टिकट कट गया। और अब कहीं ना कहीं ये खबरें थी कि प्रवेश वर्मा नाराज हैं। मुरारी, आप उधर के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं? नहीं, मतलब ऐसी वो थी जब उनकी टिकट कटी थी लोकसभा की, तो मतलब वो काफ़ी नाराज़ थे, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो और इस बार जब चुनाव की मतलब सुगबुगाहट होने लगी थी तो प्रवेश वर्मा अपने आप को सीएम फेस के तौर पर भी पेश करने की वो अपनी जुगत में लगे हुए थे, और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही उनको उतारा जाए, और नई दिल्ली से लगातार कोशिश कर रहे थे। बीते दिनों काफ़ी विवाद भी हुआ कि वो पैसे बांटने के उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो महिलाओं को पैसे दे रहे हैं अपने रेजिडेंस पे बुला के, इस तरीके की चीज़ें। तो नई दिल्ली पर्टिकुलर सीट मतलब बहुत ज़्यादा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि वहाँ पे शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश सिंह वर्मा। ये मुरारी, ये बड़ी चीज़ इसलिए भी है क्योंकि ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। नई दिल्ली की जो सीट है, दिल्ली में जो विधानसभा सीट है, इस पर शीला दीक्षित से लेकर कई बड़े नेता जीते हैं। 93 में जब पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ, तब कीर्ति आज़ाद बीजेपी के टिकट पर इस सीट से जीत कर आए थे। जब 93 का चुनाव था, 98 में और 2003 में शीला दीक्षित ने इस सीट को जीता। हालांकि तब तक इस सीट को गोल मार्केट सीट कहते थे, जब उससे पहले डीलिमिटेशन से पहले, और उसके बाद शीला दीक्षित 2008 में भी जीती। लेकिन 13 में जन लोकपाल आंदोलन के बाद जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो केजरीवाल ने ये सीट 13 में जीती, शीला दीक्षित को हराया, और इतने बड़े मार्जिन से हराया कि मतलब सबको ये समझ में आ गया कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने को है।
46,000 के आसपास वोट और 61% वोट अरविंद केजरीवाल ने जीते थे। उसके बाद 2015 में बीजेपी की नूपुर शर्मा को हराया था मुरारी। नूपुर शर्मा ने 25,000 के आसपास वोट लिए, तब 64% वोट अरविंद केजरीवाल को मिले थे 2015 में। और अगर बात 2013 का, मैं माफी चाहूंगा, 13 में 53% वोट थे, फिर 2015 में वो 64% हो गया, और 2020 में जब सुनील कुमार यादव के सामने उतरे तब भी 61% का वोट परसेंटेज केजरीवाल ने। कुल मिला के क्या जो प्रवेश वर्मा को जो यहाँ से टिकट मिला है वो भी इसी तरह के परिवर्तन बीजेपी को मतलब बेसिक ये है कि वो सीट, क्योंकि वहाँ से बड़े बड़े चेहरे उतरे हुए हैं, है ना, मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जरूर हैं, लेकिन तमाम फैसले और तमाम चीज़ें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और 2013 से ही लगातार उनके पास ये सीट है ना। तो वो एक सीधा मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, और कांग्रेस की तरफ से भी, कि हम 1-to-1 फाइट करने के लिए तैयार हैं। मतलब आपका सबसे बड़ा नेता अगर अरविंद केजरीवाल मैदान में है तो हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम भी अपने अनुभवी बड़े नेताओं को उतार रहे हैं, 1-to-1 फाइट करेंगे। रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। हम थोड़ा सा एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जो मौजूदा सीएम है आतिशी, उनकी सीट का थोड़ा बताइए। कौन आप? कालका जी विधानसभा, इधर लोटस टेम्पल वाली सीट, उस तरीके से उसको जाना जाता है, और तमाम इलाके उसमें, ईस्ट ऑफ कैलाश है ना, थोड़ा सा इलाका ये आश्रम वाला, लाजपत नगर वाला, तमाम इलाके उसमें आते हैं। तो आतिशी पिछली बार वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो मुकाबला फंस गया था। जब पिछली बार चुनाव काउंटिंग हो रही थी, धर्मवीर उनके खिलाफ उतरे थे, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं वो, तो मामला वहाँ पे फंस गया था। और मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि शायद वहाँ से आतिशी हार जाए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो इस बार इस सीट की बात क्यों हो रही है? एक तो दिल्ली की सीएम है वो, कालका जी से उतरी हुई हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि अलका लांबा को कांग्रेस ने सीट से उतारा हुआ है। अलका लांबा कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, पहले आम आदमी पार्टी में, पहले कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी में आई, फिर कांग्रेस में दोबारा से चली गई, तो उनको इस सीट से उतारा गया है। तो इस तरीके से वो भी एक मतलब, हाँ बीजेपी से रमेश बिधूड़ी है ना, रमेश बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे, उनका भी टिकट कटा था। चर्चाओं में बहुत ज़्यादा, अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो वो तब आए थे जब संसद में उनका एक बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियां उसने बटोरी थी। संसद में उनका एक भाषण था जिसके बाद पूरा विवाद हुआ, और वो इतना बड़ा कैंपेन विपक्ष ने चलाया कि उसके बाद टिप्पणी की थी उन्होंने बसपा के जो बाद में कांग्रेस में चले गए, उन पे अभद्र टिप्पणी की थी, और जो हम दोहरा भी नहीं सकते यहाँ पे, है ना। 2024 का जब चुनाव था तो इनका टिकट कटा था, नाखुश थे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल प्रवेश वर्मा की तरह ही। तो प्रवेश वर्मा को सीएम के खिलाफ उतारा, फॉर्मर सीएम के खिलाफ उतारा है, और रमेश बिधूड़ी को सीएम के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है कालका जी की सीट से। बहुत इंटरेस्टिंग ये मुकाबला हो सकता है, क्योंकि बिधूड़ी समाज का वहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक इस सीट पर माना जाता है। और रमेश बिधूड़ी दिल्ली के पुराने नेता हैं बीजेपी के, जो पकड़ रखते हैं, क्योंकि जब हम लोग सहीराम पहलवान के इलाके में लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूँ घूम रहे थे, तो वहाँ पर काफ़ी बिधूड़ी के पक्ष में जब लोकसभा चुनाव में, जबकि वो खुद मैदान में नहीं थे रमेश बिधूड़ी, लेकिन रामवीर बिधूड़ी के लिए इसलिए लोग कह रहे थे कि रमेश बिधूड़ी अगर होते तो ये मार्जिन और बड़ा हो सकता था। अब जरा मुझे अवध ओझा, उनकी सीट पर लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, किसे उतारा है आम आदमी पार्टी ने, वो भारतीय जनता पार्टी ने? वहाँ से अवध ओझा की सीट है पटपड़गंज विधानसभा की सीट, उस सीट से रविंदर नेगी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और रविंदर नेगी, मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो महज 3200 वोटों के मार्जिन से चुनाव हारे थे मनीष सिसोदिया के खिलाफ। सिर्फ 3200 वोटों से वो चुनाव हारे थे। रविंदर सिंह नेगी की एक पहचान और है, लगातार सोशल मीडिया पर आप इनके वायरल वीडियोस देखते होंगे, वो लगातार इलाके में चहलकदमी करते हैं। कई बार होर्डिंग्स को लेकर के, ये दुकान पर किस नाम का होर्डिंग है, आप यहाँ पे नाम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखते, इस तरीके के कई वीडियो रविंदर सिंह नेगी के हमने सोशल मीडिया पर देखे। मोरल पुलिसिंग क्या? मोरल पुलिसिंग प्लस इसमें दूसरा एंगल ये है कि पटपड़गंज जो इलाका है मयूर विहार से लगता है, और वो वहाँ पे उत्तराखंड से आए हुए लोगों की बहुत एक कंसीडरेबल वहाँ पे आबादी है, तो वो समुदाय से आते हैं रविंद्र सिंह नेगी। और पिछली बार जब ये चुनाव फंस गया था, 3200 वोटों से वो हारे थे, तो भी मतलब इसमें इस तरीके के समीकरण सामने आए थे कि वो क्षेत्रीय वोट किस तरीके से प्रभावित किया उन्होंने। और फिर उसमें मतलब बीजेपी को ये कहने का भी मौका मिल गया था कि जिन मनीष सिसोदिया को आपने शिक्षा क्रांति का पोस्टर बॉय बनाया, वो तो देखिए
मतलब अपनी सीट जीतते जीतते उनको मतलब पसीने आ गए। तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो कैंडिडेट, एक तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस के अनिल चौधरी एक बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जैसे हम बात करें नई दिल्ली और कालकाजी विधानसभा सीट की, तो उससे थोड़ा सा ही कम अगर हम कहें तो पटवर्धनगंज भी मतलब एक हॉट सीट बन गई, वहाँ पे भी मुकाबला। चौधरी जो हैं वो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं ही, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं देवेंद्र यादव से पहले, और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस को कैसे रीस्टेब्लिश करना है, कैसे दोबारा से हम दिल्ली में अपनी जगह बनाएं, इसके लिए पिछले कुछ समय में उन्होंने काफ़ी काम किया दिल्ली में। और अब पटवर्धनगंज की सीट पर अगर मनीष सिसोदिया भी यहाँ से लड़ते तो अनिल चौधरी को इसी सीट से लड़ना था, लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग। सिसोदिया की सीट पे आ जाते हैं, वो मौजूदा किस सीट से उन्हें? जंगपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जब टिकट अनाउंस हुआ और मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई, उनको जब पटवर्धनगंज से जंगपुरा शिफ्ट किया गया, तो बहुत सारे राजनीतिक पंडितों ने, बहुत सारे जानकारों ने ये बात कही कि जंगपुरा एक सेफ सीट है आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए मनीष सिसोदिया को वहां पर भेजा गया है। और मैं आपको इस सीट की हिस्ट्री भी अगर बता दूं तो 93 से 2008 तक यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, जगप्रवेश चंद्रा से लेकर तरविंदर सिंह मारवा तक। और अब इस बार बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी के टिकट पर हैं, जो कांग्रेस से यहां पर जीते हैं 2 बार, तो उन्हें मनीष सिसोदिया के खिलाफ उतारा है। सिख बहुल इलाका है, बाकी मुरारी जी बताएंगे। और यहाँ जो मौजूदा विधायक थे प्रवीण कुमार, तो प्रवीण कुमार की तो जब पहली बार विधायक बने कहानी बहुत चर्चित थी। भोपाल में उनके पिताजी एक दुकान चलाते थे पंचर की। प्रवीण कुमार लगातार एक्टिव रहे, मतलब मैं उस इलाके में रहा हूँ, मतलब ये आप ये कहें कि नेहरू नगर वाला इलाका जंगपुरा से तो वो सिर्फ आज की बात नहीं, 2015 से वो एक्टिव रहे। और रिंकू अपने पीछे उस तरीके से लगाते हैं अपने नाम के पीछे, है ना। तो वो वहाँ पे लगातार उन्होंने काम भी किए हैं, मतलब सड़कें बनवाना और ये सब तमाम सारी चीज़ें, वो दिखता भी है उस तरीके से। लेकिन उनकी सीट इस बार काट दी गई, उनकी टिकट इस बार काट दी गई। और उसके पीछे जो भी रीज़न हो, मे बी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मनीष सिसोदिया को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती आम आदमी पार्टी। वहाँ पे एक कंसीडरेबल सपोर्ट आम आदमी पार्टी को रहा है। इस बार के जो पिछली बार के जो MCD इलेक्शन हुए थे, तो उस वार्ड की आप जो सीटें देखेंगे तो वो बहुत मतलब बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को गई हैं। तो सिर्फ इतना अगर कहा जाए कि वहाँ से सिर्फ एक सेफ सीट बनाने के लिए वहाँ से अगर मनीष सिसोदिया को उतारा गया तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी। तो वहाँ पर भी मुकाबला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि तरविंदर सिंह मारवा, जैसा कि सर ने बताया, कि वो कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता रहे हैं और वो लगातार कांग्रेस की टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे और लगातार उनको हार मिल रही थी। तो इस बार उन्होंने पाला बदला और अब वो बीजेपी की तरफ गए, तो वो रिजल्ट ही पता चलेगा कि वो किस तरीके से। मुझे कुछ और बड़े नाम बता दीजिए। लगातार बिजवासन की सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, कैलाश गहलोत जी बिल्कुल। और ये किसी को भी नहीं लग रहा था कि कैलाश गहलोत जब बीजेपी में आए कि उनकी शायद नजफगढ़ की सीट बदली जाएगी। नजफगढ़ से वो विधायक रहे आम आदमी पार्टी के, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली के लंबे समय तक। दिल्ली की DTC बसेस हों, दिल्ली की लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो जिनकी बात की जाती है, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, तो कैलाश गहलोत के सर वो साफा बांधा गया, कहा जाता है उस भाषा में। तो कैलाश गहलोत को नजफगढ़ से बीजेपी ने हटा दिया है और उनको बिजवासन की सीट दी गई है। बिजवासन की अगर हम बात करें इस सीट की, तो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं सत्य प्रकाश राणा 2008 में जीते, 2013 में जीते, लेकिन 2015 और 20 में आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार बदले। देवेंद्र सिंह सहरावत 15 में जीते थे बिजवासन से, 2020 में BS जून जीते। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र भारद्वाज को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। उनके खिलाफ कांग्रेस से देवेंद्र सिंह सहरावत, जो कि पहले आम आदमी पार्टी से जीते थे, वो कांग्रेस से लड़े। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दल बदलुओं का ये पूरा चुनाव भी देखने को मिलेगा। कोई पिछली बार आपको झाड़ू के लिए वोट मांगता नजर आया, वो इस बार हो सकता है बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ नजर आया, और बीजेपी का कोई उम्मीदवार दूसरी पार्टी के। तो इस सीट से जब पिछली बार सत्यप्रकाश राणा भी बहुत क्लोज मार्जिन से चुनाव हारे थे, महज 753 वोटों से चुनाव हारे थे सत्यप्रकाश राणा। ये सीट जो थी, ये बहुत क्लोजेस्ट फाइट की बात हमने 2020 के चुनाव के बाद जब की थी, जिस तरीके से ललन टॉप करता है कि सबसे कम वोटों से कौन हारा, तो 753 वोट का मार्जिन था। 56,000 कुछ वोट मिले थे और सिर्फ 753 वोटों से हारे थे। लेकिन इस बार सत्यप्रकाश राणा का टिकट यहाँ से कट गया है और उनकी जगह पर जो है कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के
समय में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और अब वो बीजेपी में आ गए हैं, तो ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट अब हो गई है। इसके अलावा अगर अगली इंपॉर्टेंट सीट की बात करें तो ये सीट है गांधीनगर की सीट। गांधीनगर विधानसभा बड़ी सीट, वो नेता जिन्हें लेकर कहीं ना कहीं लोगों में अब भी ये कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है कि वो कांग्रेस में है, बीजेपी में है, किस पार्टी में है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस का साथ छोड़ा उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अरविंदर सिंह लवली की बात हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय। जी बिल्कुल, उसके बाद ही ठीक बाद उन्होंने ये सीट बदली अपनी और शामिल हो गए बीजेपी में, लेकिन फिर बीजेपी में बात नहीं बनी, कहीं ना कहीं वापस कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस से चुनाव से पहले फिर बीजेपी में आ गए, तो बड़ा अदला बदली वाला दौर रहा। लेकिन अब ये क्लियर हो गया, अरविंदर सिंह लवली की पुरानी सीट है, गांधीनगर विधानसभा की सीट। गांधीनगर से 3 बार वो विधायक रहे, लगातार जीते। एक बड़ा वहाँ पर इंडस्ट्रियल हब भी है, एक बड़ी गारमेंट्स की मार्केट है, जिसे बहुत बड़े लेवल, मतलब इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट माना जाता है। वहाँ से जीतते लवली। पुराने नेता हैं, शिक्षा मंत्री दिल्ली के रहे शीला दीक्षित की सरकार में, सबसे युवा मंत्री रहे शीला दीक्षित सरकार में। तो शीला दीक्षित का जो दौर था उस वक्त के पुराने नेता कहे जाते हैं। और इस सीट से जो टिकट बीजेपी ने काटा है वो काटा है अनिल कुमार वाजपेयी का। अनिल कुमार वाजपेयी के बारे में मैं बता दूं, वो पहले आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते गांधीनगर की सीट से, तो 2 बार के सिटिंग एमएलए वो भी हैं, लेकिन उनका टिकट कट गया है। ठीक है, गांधीनगर को फॉलो करेंगे। और मुझे अगर आप लोग बड़े नाम और जो बड़ी बात है, मतलब इसमें एक जो सीट, जो हम जैसे कैलाश गहलोत की बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री थे वहाँ से, राजकुमार आनंद, उनको भी टिकट मिला है पटेल नगर से। लगातार जीतते रहे उन्होंने। पिछले साल अप्रैल महीने में शायद अप्रैल महीने की बात है, तभी आम आदमी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो अब उनको टिकट दिया है, वो बीजेपी में प्रॉपरली जुलाई महीने में शामिल हो गए थे। अब उनको टिकट दिया गया है पटेल नगर से। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी के, जो विपिन जी ने शुरुआत में बताया कि बीजेपी ने इतनी लेट लिस्ट क्यों जारी की, क्योंकि उनको डर था कि कई सारे नेता कहीं वापस ना चले जाएं। तो ये है कि अब देर से लिस्ट जारी की है और उसमें राजकुमार आनंद का भी नाम है, तो ये एक बड़ा चेहरा है। और इसी सीट पर जो हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, वो उसमें शामिल हो गए। और एक मैं लवली जी के बारे में मैं दुरुस्त करना चाहूँगा, 3 बार के नहीं 4 बार के विधायक रहे हैं। 98 में भी जीते थे और 2013 में जब कांग्रेस के 8 विधायक जीत कर आए थे, उसमें से एक अरविंदर सिंह लवली थे। जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो तब उसमें भी एक विधायक अरविंदर सिंह लवली थे। और इस बार उनके खिलाफ नवीन चौधरी दीपू को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि इस सीट पर काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। अगली सीट की बात अगर हम करें गांधीनगर के अलावा, तो अगली सीट कृष्णा नगर की सीट आती है। ये भी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। ये वो सीट है जिस सीट से उम्मीदवार को 2013 में बीजेपी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट। कृष्णानगर की सीट, यहाँ से डॉक्टर साहब जो हैं वो लंबे समय से इस सीट पर रहे, जीतते आए। फिर केंद्र की राजनीति में भी अटल जी के समय पर भी वो काफ़ी एक्टिव नेता माने जाते थे। मोदी सरकार में भी वो मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद 2024 में उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया और अब ये चुनाव से पहले या टिकट बंटवारे से बिल्कुल उससे गौतम गंभीर ने किया था और उन्होंने भी किया, बिल्कुल उससे पहले ही हुआ था। लेकिन अब इस बार यहाँ से डॉक्टर अनिल गोयल को टिकट दिया है। अनिल गोयल जी जो हैं वो लंबे समय से पार्टी के नेता रहे हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने अच्छी फाइट दी थी यहाँ से, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो ये सीट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहा भी जा रहा था कि जैसे और सीटों पर प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी की वापसी हुई है, ऐसे शायद कृष्णानगर से डॉक्टर हर्षवर्धन को, डॉक्टर साहब को टिकट मिल सकता है, लेकिन यहाँ से डॉक्टर अनिल गोयल को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एक सीट और, रोहिणी की सीट मुरारी। 3-4 नेता जो बड़े मौजूदा विधायक हैं उनको रिपीट किया है बीजेपी ने। एक तो रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, जो लगातार मतलब आम आदमी पार्टी की जो लहर रही है 2015-2020 में, उसमें भी वो सीट वो उन्होंने बचा के रखी। नेता प्रतिपक्ष भी, हाँ, है ना। और सिमिलरली एक नाम आता है ओपी शर्मा का, ओम प्रकाश शर्मा, जो विश्वास नगर
से विधायक हैं, बीजेपी के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कई सारे उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, कई बार विवादित होने का भी आरोप लगता है, खासकर भाषणों को लेकर। और दिल्ली विधानसभा के अंदर भी वो काफ़ी मतलब अपने विश्वास नगर की जो सीट है वो भी ऐसी सीट है कि जिस पर से 2013 से बीजेपी जीतती आ रही है। और मैं विश्वास नगर विधानसभा के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं, इस सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता अब तक नहीं खुला है। ये दिल्ली की वो सीट है। और एक और ख़ास बात है इस सीट की, ये वो सीट है जिस पर दिल्ली के दो मिठाई वालों की टक्कर है। दोनों मिठाई वाले हैं, एक तरफ ओपी शर्मा हैं जिनकी अपनी मिठाई की दुकान है, उनके भाई उसको रन करते हैं और पुराने समय के वो दिल्ली के मिठाई वाले रहे हैं। दिल्ली में कश्मीरी गेट पर मरघट वाले बाबा का मंदिर है, हनुमान मंदिर, जैसे कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है, उसी तरीके से कश्मीरी गेट पर हनुमान मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। वहाँ पर शर्मा मिष्ठान भंडार के नाम से मंदिर के ठीक बगल में इनकी बड़ी सी मिठाई की दुकान है, जहाँ पे मंगलवार का प्रसाद और कचौड़ी, सब्जी, तमाम तरीके की चीज़ें मिलती हैं। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो हैं सिंगला स्वीट्स वाले। सिंगला स्वीट्स, दीपक सिंगल यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनकी पूरी चेन भी चलती है, वो भी मिठाई वाले हैं दिल्ली के। और दीपक सिंगल जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लगातार टिकट अनाउंस होने से पहले ही वो इलाके में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। और अगर बात विश्वास नगर सीट की करें तो दीपक सिंगल को लेकर जो लोगों का फीडबैक वहाँ से मिल रहा है, जो लोग बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो कोरोना के समय से इस इलाके में बहुत एक्टिव हैं। कोविड के टाइम पे उन्होंने लोगों की बहुत मदद की, जबकि वो खुद विधायक नहीं थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तब भी उन्होंने ऐसे समय में कोरोना वॉरियर की तरह इस इलाके में जाकर, घर घर जाकर, झुग्गी बस्तियों, क्लस्टर का एरिया भी वहाँ पर है, वहाँ जाकर लोगों की मदद की। और अब इस बार फिर से, और दीपक सिंगला के लिए सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के लिए गोवा के प्रभारी भी रहे थे जब गोवा ने वहाँ सीटें जीती और गोवा का वोट परसेंटेज बढ़ा, गुजरात में भी। और एक खास बात और बता दूं, दिल्ली की एमसीडी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा के साथ। तो एमसीडी के चुनाव में दीपक सिंगला जो हैं वो सह प्रभारी थे पार्टी के, और एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो ये इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है। आप अब एक एक जो बची हुई सीटें हैं अब उसका एक एक करके सबके कैंडिडेट बिल्कुल। अगली अहम सीट, हमने रोहतास नगर की बात की तो जितेंद्र महाजन बीजेपी के पुराने नेता हैं, फिर से इनको टिकट मिल गया है। मौजूदा विधायक भी हैं, 8 बार के विधायक भी हैं और ये बड़े नेता यहाँ से माने जाते हैं। मालवीय नगर की सीट भी मैं आपको अगर बता दूं तो सतीश उपाध्याय, दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पुराने नेता, बड़े नेता, और ये माना जा रहा था कि मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय उतरेंगे और ये सीट बीजेपी अपने लिए सेफ मानकर भी चल रही है इंटरनल सर्वे में। अगर बात करोल बाग की करें तो ये रिजर्व सीट है, यहाँ से दुष्यंत कुमार गौतम को टिकट दिया है बीजेपी ने। बीजेपी के बड़े नेता हैं, कई मामलों में संगठन मंत्री के पद पर भी रहे, कई बड़ी जिम्मेदारियां इनके पास रही हैं। ओपी शर्मा की बात हमने कर ली, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन सिटिंग एमपी हैं, जनकपुरी से आशीष सूद, ये भी पुराने नेता हैं और ये भी लगातार इलाके में एक्टिव रहे हैं, बीजेपी का टिकट मांग रहे थे। अभी मैं हाल फिलहाल में 2 दिन पहले हम लोग दिल्ली में एक स्टोरी के लिए घूम रहे थे, तब आशीष सूद के पोस्टर से पूरा इलाका पटा हुआ था जनकपुरी का। तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा रहा था कि आशीष सूद को टिकट मिल सकता है। गोंडा की सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे कैमरे के साथी जो विजय हमारे पीछे खड़े हैं, जिन्होंने कैमरा संभाला हुआ है, गोंडा विधानसभा सीट से आते हैं और इस सीट से अजय महावर को टिकट मिला है। अजय महावर को लेकर सीट का नाम क्या है, घोंडा या गोंडा? गोंडा, 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 घोंडा। घोंडा। हाँ, क्योंकि गोंडा उत्तर प्रदेश आदमी का नहीं, घोंडा। हाँ। तो यहाँ से अजय महावर को टिकट मिला है और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके की सीट है और ये वही सीट है जिसके आसपास के इलाकों में 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे। अजय महावर को लेकर कई सर्वे रिपोर्ट्स, कई लोग ऐसा बता रहे थे, राजनीतिक पंडित, के अजय महावर का इस बार टिकट कट सकता है। लेकिन अजय महावर लगातार, जो इलेक्शन कमेटी है बीजेपी की, उसमें भी इनका नाम आया और अब टिकट भी इनके नाम का अनाउंस हो गया है। आरके पुरम की सीट से अनिल शर्मा को टिकट मिला है, ये भी पुराने नेता हैं और इनके लिए भी यहाँ पे जगह अब बन गई है। सीमापुरी सीट की बात करें तो कुमारी रिंकू, रिजर्व सीट है ये भी, तो यहाँ से कुमारी रिंकू को टिकट दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, बॉर्डर का इलाका है और यहाँ से कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी जगह बनाई है। बदरपुर की बात अगर करें तो नारायण दत्त शर्मा को इस सीट से टिकट मिला है। महरौली से गजेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। छतरपुर की सीट से करतार सिंह तंवर, आदर्श नगर की सीट से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी का नाम सामने आ रहा है, ये भी बड़ा नाम है। और अगर इटाला की बात करें तो कुलवंत राणा इस सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं।
एक और रिजर्व सीट की अगर मैं बात करूं तो नांगलोई जाट की सीट, माफी चाहूंगा, मंगोलपुरी की सीट है, जहां से राजकुमार चौहान पुराने मंत्री जी कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। तो मतलब ये जो लिस्ट आई, इसमें कई सारे आप देख सकते हैं कि कई सारे दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को जगह दी गई। और ये तीनों की लिस्ट में ऐसा ही दिखा। हाँ, तीनों की लिस्ट में। और मतलब एक जो कारण हम जो डिस्कस कर रहे थे कि इतनी देरी क्यों हुई, तो उसमें एक देरी की वजह ये भी थी कि ऐसी रिपोर्ट्स आई कि दिल्ली बीजेपी को एक एक सीट पर 30-30 उम्मीदवारों का नाम कंसीडर करना पड़ रहा था, कि करीब 70 सीटों के लिए अराउंड 2000 से ऊपर नाम थे उनके पास। और वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसके बाद जब ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे उद्घाटन किए, कई सारे प्रोजेक्ट्स के, तब ये लिस्ट जारी की गई है। तो एक कारण ये भी रहा, मतलब दिल्ली का चुनाव इस बार मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि फोकस का केंद्र बन चुका है, हॉट चुनाव बन चुका है। शायद इतना 2020 और 2015 के दौरान भी नहीं था। 2020 के दौरान दंगों की वो थी, सुगबुगाहट थी एक तरीके से, वहाँ पे उस सांप्रदायिक माहौल में चुनाव हो रहा था। लेकिन अभी जो चुनाव का जो फोकस है वो ये जो तमाम पैसे बांटने वाली योजनाएं लाई गई हैं उसके ऊपर विवाद चल रहा है। करप्शन को लेकर बात हो रही है, खासकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल का जो कैंपेन किया कि मैंने अपने लिए शीश महल नहीं बनाया, लगातार आम आदमी पार्टी उसको डिफेंड करने की कोशिश में, वो उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री खुद इतने महंगे घरों में रहते हैं और एरोप्लेन्स में चलते हैं हजारों करोड़ों के। तो और इस बीच कांग्रेस जो अपनी पोजीशन बनाए हुए वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को अटैक कर रही है। तो इस बार का चुनाव मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इसमें आने वाले दिनों में इसमें और सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। और बीजेपी की तरफ से अभी अराउंड कितने 29 है, 29, 30, 40, 70, 41 उम्मीदवार और बचे। और इसमें कई सारी बड़ी सीटें हैं, मतलब अभी है ना, अभी यहाँ से चिराग दिल्ली वाली सीट बाकी है, जैसे सौरभ भारद्वाज वहाँ से आम आदमी पार्टी के मंत्री और बड़े नेता। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटें अभी मतलब वहाँ से अभी ज़्यादा अनाउंस नहीं हुई हैं, जो दंगा प्रभावित इलाका रहा वहाँ पे किस तरीके के कैंडिडेट उतारे जाएंगे। हाँ, तो ये जो मुद्दा चल रहा है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या और तमाम आम आदमी पार्टी इसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है कि पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं, तो वो इलाके जो पड़ते हैं वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मेनली पड़ते हैं, तो वहाँ से किस तरीके से कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे ये भी देखना मतलब बहुत। ये 5 नाम और हैं जो मैं आपको बता दूं जो इस लिस्ट में आए। शालीमार बाग की सीट, यहाँ से रेखा गुप्ता को उतारा है बीजेपी ने, और इस सीट से 3 बार की आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं वंदना कुमारी। 13 में जीती, 15 में जीती, 20 में जीती और 2025 में भी उनको ही टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है। ऐसे बहुत कम नेता हैं आम आदमी पार्टी में। तो ये शालीमार बाग की सीट, और खास बात ये, इस सीट से पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा चुनाव लड़े थे 93 में, तो ये भी सीट अहम हो जाती है। मॉडल टाउन की सीट से अशोक गोयल को, पटेल नगर से राजकुमार आनंद जो हैं चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा को टिकट दिया है। अंबेडकर नगर से खुशीराम चुनार जो कि रिजर्व सीट है, इनको टिकट दिया गया है। कई ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी के नेता दूसरी पार्टियों में चले गए, वहां से भी अभी अनाउंसमेंट नहीं किया। जैसे शाहदरा की एक सीट है जहां से जितेंद्र सिंह शंटी को आम आदमी पार्टी के टिकट पे टिकट मिल गया है, वहां से अभी नहीं हुआ। हालांकि जितेंद्र सिंह शंटी डायरेक्ट बीजेपी के टिकट पे कभी नहीं लड़े, वो अकाली दल के नेता थे, फिर बीजेपी में आए तो अदला बदली रही, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर वहां से मैदान में। तो बहुत सारी अभी सीटें अनाउंस होना बाकी हैं, जैसा मुरारी ने बताया। खास तौर पर ये लड़ाई इसी तरीके से है कि करप्शन हुआ है या नहीं, और महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना जिसका लेकर आम आदमी पार्टी ने घोषणाएं कर दी, लंबी लंबी लाइनें सड़कों पर लग गई, फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव दिल्ली का होने वाला है इस बार। चलिए, तो बीजेपी की पहली लिस्ट, और पहली लिस्ट में 29 नाम, और 29 नाम में अधिकांश वो नाम जो अलग अलग पार्टियों में रहे और फिर बीजेपी में आ गए, और इसमें पूर्व सांसद भी जो अपना चुनाव जीते थे और फिर उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, उनको भी इस बार विधायकी के चुनाव में उतारा गया है। पहली लिस्ट में तो 29 नाम है, आगे चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, बीजेपी की बाकी लिस्ट आना बाकी है। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।